नमस्कार दोस्तों। एक्सिस आईएएस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली क्लासेज में हमने सामान्य अध्ययन के 3 पेपर यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर तीनों को डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन पेपर 4 एथिक्स। ठीक है, ये हमारा जो पेपर है इसमें हिंदी मीडियम से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें लैंग्वेज का विशेष इशू नहीं है। अगर 200 नंबर का पेपर है तो आराम से इसमें 105 नंबर तक आराम से स्कोर किए जा सकते हैं, लोग करते भी हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार करना है। देखो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़े। ठीक है, इसमें रटने वाला सिस्टम है नहीं। इसमें आपको करना है क्या, अपने आप को अपडेट करना है केस स्टडीज को लेकर। जैसे मैंने कल केस स्टडी एक पढ़ाई थी ज्योति मौर्य वाली, उसी तरह आपको इन चीजों को अपडेट करते रहना है। देखो, नीति शास्त्र एवं मानवीय संबंध, नीति शास्त्र और मानव का संबंध क्या है। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक एवं परिणामतः नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। जो हमारा एथिक्स है वो हमारे निजी यानी हमारे अपने पर्सनल रिलेशन में और पब्लिक रिलेशन में क्या अंतर लाता है, कैसे उसको संबंध को क्रियाकलाप करेंगे। कुछ मानवीय मूल्य हैं, जैसे महान नेता महात्मा गांधी के कुछ वाक्य हैं, उनको लेकर के डिस्कस करना है। सुधारक, प्रशासक, रियंसेशन टाइप जीवन, उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है। देखो, जो हमारी पहली पाठशाला होती है ना मूल्य विकसित करने की, वो होता है हमारा परिवार, क्योंकि हम परिवार में ही पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं और ज्यादातर 6 साल की उम्र तक या 5 साल की उम्र तक परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। अगर हम स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल में भी हमारा 8 घंटे के बाद का जितना भी टाइम होता है वो सब कहाँ बीतता है, सब घरों में बीतता है। ठीक है, और जब घरों में बीतता है तो इसका मतलब परिवार की भूमिका ज्यादा होती है। उसके बाद हम समाज में ज्यादातर जीवन यापन करते हैं, समाज में रहते हैं। ठीक है, और वहां भी हमारा अच्छा खासा समय व्यतीत होता है। तो जब इतना सब कुछ है तो मानवीय मूल्य विकसित करने में परिवार, शैक्षिक संस्थान, सामाजिक हमारा जो ढांचा है उसकी क्या भूमिका होती है ना, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, एक डीके बालाजी करके एक बुक आती है तो उसमें ये सारी चीजें बहुत आराम से मिल जाएंगी। अभिव्यक्ति यानी कंटेंट, संरचना, कार्य, विचार एवं आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिक राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना। ठीक है, अभिवृत्त का मतलब होता है एप्टीट्यूड। ठीक है, ये कोई जन्मजात योग्यता नहीं होती, एक होती है मनोवृत्ति, एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, यानी किसी वस्तु, ठीक है, किसी व्यक्ति, विचार के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक, या कभी कभी हो जाता है ना कि हम एकदम न्यूट्रल होते हैं, ना हम इधर होते हैं ना उधर होते हैं, तो सकारात्मक या नकारात्मक एटीट्यूड। ठीक है, यहाँ अभिवृत्ति का मतलब होता है एप्टीट्यूड, कोई ऐसी योग्यता जो आप लेकर पैदा होते हैं या आपको परिवार, वंश, पराक्रम आदि से मिलती है, जिसको अगर रिगरस ट्रेनिंग कर दी जाए तो वो बेहतर होती है। तो उसकी क्या संरचना है, ठीक है, एबीसी, कॉग्निटिव, बिहेवियर, है ना, एब्यूजिव, इस तरह की चीजों के बारे में हमको सीखना है। विचार आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रभाव है, संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि कैसी होती है, सोशल इम्पैक्ट उसका क्या पड़ता है ना। किसी को चोरी करने की अभिरुचि है तो उसका मतलब उसका सोशल इम्पैक्ट बहुत खराब होगा, है ना। और एक दूसरे में सहमत पैदा करना। तीसरा जो पॉइंट है, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, जो पब्लिक या सिविल सर्विसेज हैं उनके प्रति हमारी एप्टीट्यूड कैसा है, हमारे जो बुनियादी मूल्य है वो किस तरह सिविल सेवा जाने में हमारी मदद करेंगे, कैसे उसको बेहतर बनाएंगे। जो सत्यनिष्ठा है, ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता, गैर तरफदारी। ठीक है, गैर तरफदारी का मतलब होता है कि मान लिया 2 व्यक्ति आपके पास आते हैं, ए और बी। ए मान लिया पुरुष है और बी स्त्री है, तो जब भी स्त्री आपके से कोई समस्या समाधान करती है पुरुष के खिलाफ तो आपको लगता है कि अरे पुरुष कहाँ गलत होता है, क्योंकि आप खुद पुरुष हैं। जैसे ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के मामले में हुआ। ज्यादातर लोगों का मानना है कि पत्नी को उसने पढ़ाया, ठीक है, और पत्नी को उड़ाया, तो अंतिम जिम्मेदारी उसकी बनती है कि पत्नी को उसका हमेशा साथ देना चाहिए, चाहे वो सही हो या चाहे गलत। ठीक है, इत्यादि बातें निकल करके आती है। हम अपने आसपास भी अगर देखते हैं तो महिलाओं के प्रति हमारी जो अभिरुचि है वो कुछ इस प्रकार की है। महिलाएं पुरुष के अधीन काम करना चाहिए, यानी महिला को अगर कोई काम करना है, ठीक है, तो अपने पुरुष से पूछ कर ही देना चाहिए। आ गई बात समझ में।
तो ये सारी चीजें निकल करके जाती हैं। तो गैर तरफदारी यानी जाति, धर्म, ठीक है, अपनी लिंग, सोशल, उन सब से हट करके बुनियादी जो समझ है उसकी तरफ आगे बढ़ना, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, ठीक है, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा, ये एक बुनियादी मूल्य होते हैं। इनके संबंध में जो केस स्टडीज पूछी जाती हैं, ठीक है, उनके संबंध में आपको डिस्कशन करना है, बताना है। और ये सारी चीजें है ना, या तो आप जन्म से लेकर पैदा होते हैं, ये सीख नहीं सकते हैं, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, उसके अनुसार आप एक बुनियादी समझ बना सकते हैं। संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी बात काफी लोकप्रिय है ना। आईक्यू के बाद अगर किसी की ज्यादा बात होती है तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है। अवधारणाएं क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, क्या इसके डायमेंशंस हैं, प्रशासन और शासन में इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो, मान लिया कोई व्यक्ति आपके पास रोग आके, जैसे अभी ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के मामले में देखा जाए तो आलोक मौर्य रो रो के अपनी सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन ज्योति मौर्य का अभी पक्ष नहीं आया। तो वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं आपको दोनों पक्षों को बराबर समझना है, तब अपनी बुद्धि का यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है। आपको समझना है कि लोगों की धारणाएं, भावनाएं, और उस हिसाब से उनका निराकरण करना है। अगर ये चीजें आप समझेंगे तो आप बेहतर प्रशासक बनने की तरफ दारी। जैसे आपने मोदी को देखा होगा, जितने भाषण पैदा करते हैं तो या तो एक तरफ उनके लोग मुरीद हो जाते हैं, या एक तरफ सीधे विपक्ष, यानी बीच का मौका नहीं छोड़ते। तो उसी तरह उनकी जो भाषा शैली है, जो उनका लय है, बात करने का तरीका है, जो लोगों से वो जुड़ते हैं, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग बखूबी करना जानते हैं। तो जो भी बेहतर प्रशासक वही होगा जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत फर्स्ट क्लास होगी, यानी सही गलत में अंतर करेगा। अगर सामने कोई रो दिया और कलेक्टर साहब भी बैठ के रोने लगे तो वो एक क्लीशी हो जाएगा मामला, है ना। तो कम से कम उनको इतना समझना है, अपनी भावनाओं को और दूसरे की भावनाओं को समझ करके एक निष्कर्ष तक पहुंचना है और एक बेहतरीन न्याय देना है, ठीक है। भारत और विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान, जैसे अरस्तु हैं, ठीक है, न्यूटन है, गैलीलियो हैं, कार्ल मार्क्स हैं, तो इस तरह के दार्शनिकों को आपको पकड़ना है, इनके बारे में जानना है, ठीक है। इनके जो नैतिक विचार हैं, जो इनका समाज में योगदान है, उन सब के बारे में आपको चर्चा करनी है, बात करनी है, ठीक है। लोक प्रशासन में लोक और सिविल सेवा मूल्य और नीति शास्त्र, स्थिति और समस्याएं। देखो, लोक प्रशासन में जो सेवा मूल्य होते हैं, जैसे ईमानदारी है, लोक प्रशासन में बहुत ज्यादा काम आएगी। सत्यनिष्ठा है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, गैर तरफदारी है, सहिष्णुता है, सहानुभूति है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, सोशल सर्विस यानी जो आप सर काम कर रहे हैं उसके पर समर्पण की भावना है। ये सारी चीजें, ये मूल्य आपको क्या होते हैं, ये आपको बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसके स्थित सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक सरोकारों और नैतिक दुविधा। मान लिया किसी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं और वहां आपके पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, और आपसे पूछता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मैं अपने बच्चे का इलाज इतना महंगा नहीं करा सकता, और मेरा एक ही बच्चा है, अगर मैं इलाज कराऊंगा तो मेरा घर बिक जाएगा। तो आप उसकी समस्या को सुनते हैं, और आपको ये भी पता है कि पड़ोस में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहां पर इसका मुफ्त इलाज हो जाएगा, इसको पैसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आप प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपकी जो मनोभावना होगी वो देखने वाली होगी, ठीक है। अब आप क्या सलाह देंगे, आप अपने अस्पताल के लिए रिकमेंड करेंगे। देखो, जिस हिसाब से लिए आपको उस अस्पताल के लिए रखा गया है तो अस्पताल के लिए ही करना, लेकिन आपका मन फंस जाएगा कि यार क्या किया जाए। एक तरफ ये गरीब आदमी है और दूसरी तरफ जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, तो वो सारी चीजें हैं। तो सिविल सेवा में मूल्यों का बड़ा योगदान होता है, नीति शास्त्र का योगदान होता है। सरकारी और निजी शैक्षिक संस्थाओं में सरोकार, दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा। कंसाइंस की बात, एक सेकंड, कंसाइंस की बात होती है, ठीक है, अंतरात्मा की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था, कारपोरेट गवर्नेंस अब बहुत ज्यादा काम कर रही है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की धारणा पर हम कल्याणकारी राज्य, यानी हमारे जो डायमेंशन है ना वो बढ़ चुके हैं। जो हमारा कार्य करने का अभी पिछला तरीका था वो बदल चुका है, और हमारे पास इतनी गंभीर समस्याएं आने लगी हैं कि हमको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, हमारा बड़ा एक्सपोजर होगा और बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से तैयार करना पड़ेगा।
तो इसके लिए आप देखो सारे सब्जेक्ट तो आप पढ़ते ही हैं, सब्जेक्ट के अलावा आपको क्या करना है, आपको एथिक्स की केस स्टडी, जो दैनिक न्यूज़पेपर में जो घटनाक्रम आते हैं, ठीक है, उनको आपको रीड करना है, समझना है कि आप अगर होते तो इनके संबंध में आप किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करते, ये आपको सोचना है। तो आपके जो मेन चीजें हैं ना, तो एक तो आपको इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, दूसरा आपकी अभिवृत्ति और मनोवृत्ति हो गई, तीसरी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, ठीक है, इंटेलिजेंस हो गई, और दूसरा नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का क्या योगदान है सिविल सेवा में, ठीक है, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य, मूल्य से सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, ये मूल्य है, ईमानदारी एक मूल्य है, ठीक है, और आप अगर ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो ये किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति हो, मनुष्य होने के नाते आपका ये धर्म है, ठीक है, जिस सेवा में है वो आपसे डिमांड करती है। अगली बात समझ में, तो नैतिक प्रशासकों में सिविल सेवा का मूल्य वगैरह इस संबंध में आपको। अब अगला आता है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। शासन व्यवस्था में ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, ट्रांसपेरेंसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, नीति परक आचार संहिता यानी कोड ऑफ एथिक्स, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, नागरिक घोषणा पत्र यानी सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर क्या होता है, प्रेस प्रदान करने की गुणवत्ता या सेवा प्रदान, आप क्या है, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप किस गुणवत्ता की सर्विस प्रदान करते हैं। देखा होगा ना, आप किसी कमर्शियल साइट से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो आप क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं, अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो 5 स्टार देते हैं, 4 स्टार देते हैं, अगर प्रोडक्ट खराब है 1 स्टार देते हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप फीडबैक भी देते हैं, है ना। तो सेवा प्रदान करने की आपकी जो गुणवत्ता के आधार पर आपको रेटिंग देनी होती है। लोक नीति का उपयोग, ठीक है, मान लिया आपके जिले में 100 करोड़ का बजट अलॉट हुआ, अब उसको आप कैसा खर्चा करेंगे, आप स्वयं की जेब भरेंगे, मंत्री जी की भरेंगे, या कुछ और करेंगे, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये आपको देखनी है, ठीक है। भ्रष्टाचार, वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई भी काम कराने जाओगे बिना पैसे दिए दिए होगा नहीं, और इन्हीं 7 व्यवस्थाओं पर आपको केस स्टडी का मामला संबंधी, मान लिया आप जिले के कलेक्टर हैं और आपके जिले में कोई रोड पास होने वाला है, और रोड का जो साइड है वो किसानों के खेत से होकर के जा रहा है, कुछ दूरी पर और भी एक साइट पड़ी हुई है जिसमें एक मंत्री जी का आवास है और उनकी जमीन है, मंत्री जी का कहना है कि हमारी तरफ से रोड को मूव कर दो, जिसमें सरकार के खर्चे बढ़ जाएंगे, अगर किसानों की तरफ से जाएगी तो किसानों को बेहतर लाभ होगा और रोड भी कम कीमत पे तैयार हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, मंत्री जी दबाव दे रहे हैं, आपके जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं, इस तरह की समस्याएं आएंगी, केस स्टडी आएंगी, ठीक है। तो उनको आपको डिस्कस करना है, आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको डिस्कस करना है, चर्चा करनी है, और कोई छोटी मोटी नहीं करनी है, आपको बेहतर तरीके से करना है, आपको समस्या का समाधान बेहतर तरीके से करना है, तभी आपको मिलेगा। तो इसमें क्या है ना कि जो राज्य की कल्याणकारी स्थिति है, ठीक है, राज्य का कल्याण है, उसके आधार पर ही आपको क्या करना है, पेपर को ट्रैकल करना है, ठीक है। सीधी सी बात है, एथिक्स पेपर है, तो इसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़े। अगर ईमानदारी आपके अंदर है तो आपकी ईमानदारी झलकेगी, आप जवाबदेही को मानते हैं, आप महिलाओं की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, आप शेड्यूल ट्राइब्स के मुद्दों को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आपकी वहाँ पोस्टिंग हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिमोट एरिया में पोस्टिंग नहीं चाहते, उनको लेना है कि बढ़िया शहर जहाँ बढ़िया सुविधाएं हो, एसी हो, कूलर हो, पानी की व्यवस्था हो, पढ़ाई सब कुछ व्यवस्था हो, वही नौकरी करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, छोटे गांव में जाकर के उसी तरह, उसी नियम कानून के साथ, उसी तरह लग करके, ठीक है, कैसे काम करेंगे, ठीक है, अपने काम के प्रति कैसे आप अपने आप को इतना निष्पक्ष बनाएंगे कि वो बेहतर तरीके से कर सकें। तो ये है तुम्हारा सिविल एथिक्स, और इसको अच्छा टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मजा आएगा। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना है कि संवेदनात्मक बुद्धि क्या होती है, अभिवृत्ति क्या होती है, अंतर्वस्तु कंटेंट, ठीक है, वो कैसे काम करती है, ये सारी चीजें आप समझेंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और सिलेबस समझने में जो और दिक्कतें आ रही हैं उनको आप बता सकते हैं। एनसीईआरटी की सेपरेट बैच हमारा चल रहा है,
आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतनी, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।